हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक कुमावत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए। आरपीएसटी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए एमसीक्यू श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, इसमें हम टोटल 1000 क्वेश्चन करेंगे। 1000, ठीक है। हो सकेगा तो मैं 1000 से ज़्यादा भी करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन 1000 तो अपन करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्तर पर भी कुछ पढ़ते रहिएगा और यहाँ पर मैं आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा, ठीक है। अगर आप लोग एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, तो भी ये क्लास आप लोगों के लिए उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी जितनी फर्स्ट ग्रेड के लिए रहेगी। हाँ, बस हो सकता है 2, 4, 5 जो क्वेश्चन हैं वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हो, बाकी एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन होंगे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ध्यान में रख करके ही आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो ज्योग्राफी से और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो को सही से काम कर रहा है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने इस तरफ क्वेश्चन आएंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 1000 प्रश्न होंगे। आज कितने प्रश्न होंगे? आज 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम में होंगे। साथ साथ में अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी थोड़े बहुत इसमें टर्म्स यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भिक असंबद्धता का संबंध केवल मेंटल से है? यानी कि ऐसी असंबद्धता बतानी है अपन लोगों को जिसका संबंध केवल मेंटल से हो, जिसका संबंध केवल मेंटल से हो। एक मिनट रुकिएगा, ये बोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। केवल मेंटल से करनी है तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, को मो रे गुले, ये याद रखना। तो अब देखते हैं कि केवल मेंटल से कौन सी संबंध रखती है। तो पहले देखते हैं कोनार्ड असंबद्धता। तो कोनार्ड जो असंबद्धता होती है वो आप लोगों को मिलती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, यूसी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। मोहोरोविक आपको मिलते हैं। मोह जो संबंध असंबद्धता है वो मिलती है आपको लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में। रेपिटी जो मिलती है, रेपिटी असंबद्धता जो आपको मिलती है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में मिलती है। गुटेनबर्ग जो मिलती है, गुटेनबर्ग जो मिलती है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में मिलती है। लेहमन जो मिलती है, लेहमन जो असंबद्धता होती है वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में मिलती है। तो अब आप लोग ये देखिए कि ऐसी असंबद्धता जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में स्थित है, यानी कि वो पूरी तरह से मेंटल से संबंधित है। तो रेपिटी जो असंबद्धता है वो पूरी तरह से मेंटल से संबंधित है। ये क्रस्ट आ गया बीच में और यहाँ पर कोर आ गया बीच में, तो पूरी तरह से मेंटल से संबंधित कौन सी हो गई? रेपिटी हो गई। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, इतने दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो हो सकता है मैं बीच में क्लास रोक दूं क्योंकि अभी भी तबीयत ख़राब चल रही है, ठीक है। वैसे अपन कोशिश करेंगे कि पूरे 50 क्वेश्चन अपन लोग कर लें, ठीक है। पहला हो गया, आप लोगों को समझ में आ गई ये बात। नंबर 2 देखते हैं। मेरी आवाज़ भी थोड़ी धीरे हो गई क्योंकि बोलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, कैरोलाइन प्लेट कहाँ पर पाई जाती है? कैरोलाइन प्लेट
कौन सी प्लेट है? कैरोलाइन प्लेट, कैरोलिन या कैरोलाइन प्लेट। ये मिलती कहाँ पर है? तो ये पहला ऑप्शन देखिए आपके पास, पहला ऑप्शन ही है कि ये फिलिपाइन व इंडियन प्लेट के बीच में, इंडियन प्लेट के बीच में पाई जाती है। कहाँ पर मिलती है ये? फिलिपाइन और इंडियन प्लेट के बीच में मिलती है। ठीक है, कैरोलाइन प्लेट की बात हो गई। अब ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 देखिए, इसमें दे रखा है दक्षिण अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के मध्य। तो दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, और ये पैसिफिक प्लेट है। इन दोनों के मध्य जो पाई जाती है वो होती है नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के मध्य, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया यहाँ पर, ठीक है, और सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के मध्य जो पाई जाती है उसे बोलते हैं कोकोस प्लेट। कौन सी बोलते हैं? कोकोस प्लेट। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी देखिए, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में, ये उत्तरी अमेरिका है, इसका दक्षिण भाग और पूर्वी भाग, यहाँ पर कौन सी मिलती है? यहाँ पर मिलती है जुआन डी फूका, जुआन डी फूका, कहीं पर ये फूफा भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर हो गया कि कैरोलिना प्लेट कहाँ पर मिलती है? वो मिलती है फिलिपाइन व इंडियन प्लेट के मध्य मिलती है। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों ये क्लास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए है, और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए क्लास उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हो सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट वालों के लिए, बाकी ये क्लास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आएगा? यहाँ पर स्थान दे रखे हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और खंबात की खाड़ी। तो देखिए ये ऑप्शन ए, बी और सी जो है, ये तीनों क्या है? खुले महासागर है। लेकिन आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, बंद सागरों में या खाड़ियों में ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो खुले महासागरों की अपेक्षा अधिक होती है। तो आप लोगों का जो तीसरे में ऑप्शन नंबर डी है, खंबात की खाड़ी, वहाँ पर इन तीनों की तुलना में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का क्षेत्रफल विस्तार कितना है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है 3287,263 वर्ग मील, तो ये वर्ग मील है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है 1269,219 वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। 1,32,139 वर्ग मील, यानी कि ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 12,69,219 वर्ग मील। तो भारत का जो क्षेत्रफल विस्तार है वो कितना हो गया? 12,69,219 वर्ग मील। ठीक है, वर्ग मील ये हो गया। अगर वर्ग मील में क्षेत्रफल विस्तार पूछे तो ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर किलोमीटर में आप लोगों को पूछे तो किलोमीटर में होगा 3287,263। कितना होगा? 3287,263। ठीक है, आइए बात समझ में। वर्ग मील में इतना होगा और वर्ग किलोमीटर में इतना होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आप लोगों के सामने कि 1,32,139 वर्ग मील, ये जो क्षेत्रफल है 1,32,139 मील, ये जो दे रखा है वर्ग मील, ये जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। कहाँ का क्षेत्रफल है? राजस्थान का क्षेत्रफल है, और वो भी वर्ग मील में। आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो चौथे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नदियों के डेल्टा भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये रटने वाली चीज़ है। कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी जो नदियों के डेल्टा है वे किस रूप में जाने जाते हैं? भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो 5वें का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रदूषक है जिसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका मतलब ये 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड कितने अणु मिले हैं? 3 अणु मिले हैं, मतलब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ऑप्शन नंबर 3 है VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या है? ये प्राथमिक पोल्यूटेंट है, प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में क्यों आता है? क्योंकि ये डायरेक्ट कहाँ से निकलता है? जैविक जो ईंधन है, जैविक जो पदार्थ है, उनके कंबंशन से, उनके जलने से जो निकलता है वो VOCs निकलता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो प्राथमिक कंपोनेंट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी देखिए, ओजोन। ओजोन भी क्या है? एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ये समताप मंडल वाली ओजोन की बात नहीं कर रहा, ये स्थल जो धरातल पर जो ओजोन मिलती है, ठीक है, जिसे आप लोग फोटोकेमिकल स्मोग कहते हो। ठीक है, तो ये वो वाली है जो केमिकल्स का रिएक्शन जब सनलाइट के साथ होता है तो ओजोन बनती है। ठीक है, तो ओजोन भी क्या है? एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और हमसे पूछा क्या था? सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है, तो VOCs सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है। तो 6वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लंबरिंग किस प्रकार का क्रियाकलाप है? लंबरिंग की बात हो रही है तो लंबरिंग मैं बता देता हूँ आप लोगों को होता क्या है। लंबरिंग होता है पेड़ पौधों को काटना। ठीक है, क्या कहता है? पेड़ पौधों को काटना। तो लंबरिंग किस रूप में आती है? वो आती है प्राथमिक क्रियाकलाप में आती है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। जैसे खनन कार्य हो गया, मत्स्य उत्पादन हो गया, ये क्या होता है? डायरेक्ट प्रकृति से निकालते हैं। ठीक है, तो लंबरिंग क्या हो गई? एक प्राथमिक क्रियाकलाप हो गई। तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 8वां देखते हैं, असतत श्रृंखला में बहुलक ज्ञात करने की 2 विधियां कौन सी है? ठीक है, 2 श्रृंखलाएं होती है, सतत श्रृंखला और असतत श्रृंखला। तो असतत श्रृंखला में बहुलक ज्ञात करने की विधियां पूछी हैं अपन लोगों को। तो उन 2 विधियों का नाम क्या है? तो उन 2 विधियों का नाम है समूहन विधि और निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? समूहन विधि व निरीक्षण विधि। ठीक है, समूहन विधि और निरीक्षण विधि। आ रही है बात समझ में? तो ये है असतत श्रृंखला में बहुलक ज्ञात करने की विधियां हैं समूहन विधि और निरीक्षण विधि। ठीक है, तो 8वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह उपकरण जिसकी सहायता से त्रिपाद स्टैंड पर लगे आरेख पट्ट को समतल किया जाता है। RPSC वाले खासकर इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आरेख पट्ट को समतल करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं स्प्रिट लेवल। क्या कहते हैं? स्प्रिट लेवल।
क्या बोलते हैं उसे, स्प्रिट लेवल बोलते हैं। ठीक है, साहुल पिंड आप लोगों को पता है चिमटे के साथ लगा होता है। ठीक है, केंद्र निर्धारण के लिए काम आता है। एलिडेड आप लोगों को पता है जिसमें दृष्टि फलक और लक्ष्य फलक होते हैं। ठीक है, धुराग्र प्लेट ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आप लोगों को पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो 90 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सामान्य ताप पतन के विपरीत ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है, वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, सामान्य ताप पतन दर क्या होती है? सामान्य ताप पतन दर जो होती है माफ कीजिएगा, वो होती है 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आना, तापमान में कमी आना। ठीक है, अब क्या होता है, ये इसके विपरीत बता रहा है, विपरीत ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ पर क्या हो रही है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है तापमान में कमी आ रही है, लेकिन इसके विपरीत क्या होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा, ये तो क्या हो गई, सामान्य पतन दर हो गई। सामान्य पतन दर का मतलब एक सकारात्मक सामान्य पतन दर हो गई। अगर कोई चीज़ नॉर्मली अपनी तरफ से हो रही है, ठीक है, तो वो सकारात्मक कही जाएगी। लेकिन जब वही चीज़ उल्टी हो जाएगी तो उस चीज़ को क्या कह देंगे, नकारात्मक कह देंगे। तो सकारात्मक पहले थी, अब क्या हो गई, उसकी विपरीत हो गई, तो इसे क्या कहेंगे, नकारात्मक। क्या कहेंगे, नकारात्मक ताप पतन दर, नकारात्मक ताप पतन दर कहेंगे। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सामान्य पतन दर और सकारात्मक ताप पतन दर ये एक ही बात है। रुद्धोष्म पतन दर अलग होती है। ठीक है, ये ऊंचाई के साथ अलग होती है। ठीक है, ये हवा के ठंडा होने की क्रिया है। ठीक है, रुद्धोष्म और जिसे एडियाबेटिक और नॉन एडियाबेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो 10वें का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ग्यारहवां देखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट पुस्तक कौन सी अवधारणा से संबंध रखती है? आज तक आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि पुस्तक का नाम पूछा जाता है और उसके ऑथर का नाम पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट पुस्तक कौन सी अवधारणा से संबंध रखती है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये बुक किसने लिखी। तो ये बुक लिखी थी सैम्पुल ने, एलन चर्चिल सैम्पुल ने। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता होनी चाहिए चीज़ कि सैम्पुल जो है वो कौन सी अवधारणा से संबंध रखती थी। रेटजेल की शिष्या थी और एक कट्टर नियतिवादी विचारधारा की समर्थक थी। तो इनकी जो पुस्तक होगी वो भी नियतिवादी अवधारणा से प्रेरित होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट पुस्तक जो है नियतिवाद से संबंध रखती है। ठीक है, 11वें का हो गया। 12वें का देखते हैं। दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है फिर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक नकारात्मक कारण नहीं है? नकारात्मक कारण नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अशांति एक नकारात्मक कारण है। क्यों? जहाँ पर अशांति होगी वहाँ से प्रवास करेगा। नेक्स्ट है बेहतरीन सुविधा, तो ये क्या हो गया, एक सकारात्मक कारण हो गया। ठीक है, बेहतरीन सुविधा कोई नकारात्मक कारण तो है नहीं कि भाई हमें कुछ ज़्यादा ही सुविधा मिल गई इसलिए हम ये जो स्थान है वो छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। ये हमेशा सकारात्मक कारण ही होता है। ठीक है, तो ये नकारात्मक कारण नहीं है और अपन लोगों से नहीं पूछा है। ठीक है, तो 12वें का ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी देखिए, राजनीतिक अस्थिरता, ये भी एक नकारात्मक कारण है। सुनामी, ये भी एक नकारात्मक कारण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्ल रिटर कौन सी भौगोलिक शाखा से संबंध रखते हैं? कार्ल रिटर की बात हो रही है। ठीक है, तो कार्ल रिटर आप सब लोगों को पता होना चाहिए। हमबोल्ट, रिटर, ये कौन सी शाखा से संबंध रखते थे? ये जर्मन शाखा से संबंध रखते थे। किससे? जर्मन शाखा से संबंध रखते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, 13वें का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? भाई ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था अगर एनटीए यूजीसी नेट वाले इसे देख रहे हैं तो उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो सिलेबस है उससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा, आप लोग देखते चलिए, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन वाला जो जिला है वो कहाँ पर है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं वीडियो देखता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, सही से चल रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन वाला जिला कौन सा है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन वाला जिला जो है वो है अलवर। कौन सा है? अलवर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें दे रखा है जोधपुर। जोधपुर का एक स्थान है मंडोर। कौन सा स्थान है? मंडोर। वहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा केंद्र? बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बाड़मेर में जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाजरा बोया जाता है। बाड़मेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन वाला जिला है अलवर। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो है मंडोर में। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, 14वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना CDP। ठीक है, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना CDP को किस वर्ष शुरू किया गया? तो CDP को जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 1999 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ढलान विकास की प्रक्रिया को इंगित करने के लिए स्लोप डिक्लाइन का प्रयोग किसने किया था? कौन सी प्रक्रिया को इंगित करने के लिए ढलान विकास की, स्लोप डेवलपमेंट की प्रोसेस को इंगित करने के लिए स्लोप डिक्लाइन का यूज़ किसने किया था? तो स्लोप डिक्लाइन के लिए आप लोग हमेशा याद रखना, स्लोप डिक्लाइन किससे संबंधित है? डेविस से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पैंक दे रखा है, तो पैंक किससे संबंधित है? पैंक है स्लोप रिप्लेसमेंट से। स्लोप रिप्लेसमेंट से। ठीक है, स्लोप रिप्लेसमेंट से संबंधित है। इसके अलावा LC किंग जो है वो पैरेलल रिट्रीट से संबंधित है। पैरेलल रिट्रीट। ठीक है, वुड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। ठीक है, 16वें का ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वॉन थ्यूनेन का जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत है वो नियतिवादी सिद्धांत है। किस प्रकार का सिद्धांत है? नियतिवादी सिद्धांत है, ठीक है। 17वें का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, HYVP ये प्रोग्राम है एक, और ये प्रोग्राम किससे संबंधित है? ठीक है, तो HYVP किससे संबंधित है? तो पहले देखिए, क्या ये हृदय स्थल से संबंधित है? नहीं। क्या ये ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें? भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों से संबंधित है? नहीं, ये भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों से भी संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसमें, क्या ये प्रवास से संबंधित कोई प्रोग्राम है? HYVP, क्या ये कोई प्रवास माइग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है? नहीं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित प्रोग्राम है? ये हरित क्रांति से संबंधित प्रोग्राम है। किससे संबंधित प्रोग्राम है? हरित क्रांति से संबंधित। आ रही है बात समझ में? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम है, ठीक है। जो हाई यील्ड वैरायटी की जो सीड्स थे उनके यूज से संबंधित ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये हरित क्रांति से संबंधित। 18वें का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिडलैंड बेसिन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? मिडलैंड बेसिन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जब मैकिंडर ने अपने सिद्धांत हार्टलैंड को तीसरी बार संशोधन किया था, कब किया था? ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को, 1942, 1943, 1944, 1945। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए तीसरी बार कब संशोधन किया था और कौन सी पुस्तक बताई थी उस टाइम पर। द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, ये इसकी पुस्तक का नाम है। जो मैंने बोला है वो आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए कौन सी पुस्तक बोली है मैंने, ठीक है। तो कब किया था संशोधन? और उसी समय इन्होंने मैकिंडर ने, किसने? मैकिंडर ने ये मिडलैंड बेसिन की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इसलिए 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी पुस्तक बताई थी मैंने? द राउंड ऑफ द विनिंग ऑफ द पीस, द राउंड वर्ल्ड ऑफ द विनिंग ऑफ द पीस, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए 92 है, 43 है, 44 है, 45 है, ठीक है। चलिए 19 का हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रेस्कोट के अनुसार दो राज्यों के मध्य का राजनीतिक भाग क्या कहलाता है? प्रेस्कोट के अनुसार दो राज्यों के मध्य राजनीतिक भाग क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं सीमांत। क्या बोलते हैं? सीमांत बोलते हैं। सीमा आप लोगों को पता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दोस्तों आप लोग थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लीजिएगा इसकी, ठीक है। आवाज़ बढ़ा के रखिएगा दोस्तों इसकी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है। तो मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता हूँ। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो यह है अप्रत्यक्ष स्रोत देखने हैं, ठीक है। फिर उसमें पता लगाना है कि पृथ्वी के बारे में अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, ठीक है। तो नहीं है देख लेना है। तो ज्वालामुखी क्या हो गया? एक प्रत्यक्ष स्रोत हो गया। ज्वालामुखी के साथ लावा निकलता है और लावा का परीक्षण करके पता चल जाता है कि किस प्रकार की ज़मीन अंदर है, ठीक है। तो लावा एक प्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। तो 21वें का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, संवहनीय तरंग सिद्धांत कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी आर्थर होम्स ने। किसने दी थी? आर्थर होम्स ने। कब दी थी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जेफरीज ने दी थी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, वेगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके अलावा स्वेस ने कौन सी थ्योरी दी थी आप लोग वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 22 के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला कायांतरित चट्टान नहीं है, याद रखना इस चीज को। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोयला है एक अवसादी चट्टान, और कोयले का जब कायांतरण होता है तो वो क्या बनता है? हीरा बनता है। तो हीरा एक कायांतरित है, जबकि अवसादी चट्टान के रूप में किसे जाना जाता है? कोयले को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहाँ है 24? क्वेश्चन नंबर 24, 23, 24 कहाँ गया? ये रहा। चट्टानों का ऑक्सीकरण होकर टूटना किस प्रकार का अपक्ष है? कौन सी प्रक्रिया बता रहा है ये? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बता रहा है। ठीक है, तो अपक्ष 3 प्रकार से होता है। ठीक है, भौतिक अपक्ष है, रासायनिक अपक्ष है और जैविक अपक्ष है। तो आप लोग ये बताइए कि ऑक्सीकरण जो प्रोसेस है वो इन तीनों में से कौन से अपक्ष के अंतर्गत आती है? तो ये कौन से अपक्ष के अंतर्गत आती है? रासायनिक अपक्ष के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध नेचुरल लेवीज, नेचुरल लेवीज की बात हो रही है। तो ये नेचुरल लेवीज जो है वो किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेचुरल लेवीज बनाता कौन है? नदी बनाता है, नदी बनाती है। तो अब ये भी पता होना चाहिए कि अपरदनात्मक है या निक्षेपणात्मक है। तो ये निक्षेपणात्मक है। कौन सी है? निक्षेपणात्मक। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो नेचुरल लेवीज कौन सी आकृति है? नदी निक्षेपित। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन से मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी में पाई जाने वाली परतों में एक समताप मंडल है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। और समताप मंडल में एक गैस होती है ओजोन गैस, और जिस स्थान पर, जिस ऊंचाई तक ये ओजोन गैस मिलती है उस ऊंचाई तक के भाग को ओजोन मंडल कहा जाता है या ओजोन परत कहा जाता है। तो ओजोन परत पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनसे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। तो 26 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनाता है? ठीक है, पृथ्वी कितने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये जो अक्ष है वो इस ऑर्बिट से कितने डिग्री का कोण बनाता है, मतलब इसकी बात पूछी गई है। ठीक है, तो ये बनाता है 66.5 डिग्री का। आ रही है बात समझ में? तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य से आने वाली विकिरण का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, सूर्य से 100% आती है। ठीक है, पृथ्वी पर आने वाली विकिरण कितनी है, 100% है मान लो, उसमें से 14% तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, एटमॉस्फेयर द्वारा। ठीक है, 27% जो है वो बादलों द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है। इसके अलावा जो है, एक मिनट रुकिएगा यार आप लोग। ठीक है, 27% बादलों के द्वारा, बाकी 6% जो धूल के कण हैं उनके द्वारा। ठीक है, 2% पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं उनसे। ठीक है, कितना हो गया, 27, 6 और 2 35। ठीक है, 35 और 14 49। ठीक है, और बाकी 51 जो % बचता है वो पृथ्वी के धरातल द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, जिसमें डिफ्यूज्ड लाइट भी सम्मिलित की जाती है। तो 28वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14% हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों के सामने, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, कहीं पर 15 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और दूसरे स्थान पर भी इतनी हो रही है, तीसरे स्थान पर भी इतनी 15 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों स्थानों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये वाली जो रेखा बनी है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस रेखा को क्या कहेंगे, आइसोहाइट। आइसोहाइट। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए देखिए, आइसोबार दिया हुआ है। आइसोबार समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है। आइसोथर्म होता है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। आइसोगोन, आइसोगोन आप लोग मुझे बताइएगा, क्या ये पवन से रिलेटेड है या ये बादलों से रिलेटेड है। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 करिए आप लोग। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पवन संचरण का कौन सा कोष्ठ होता है। ठीक है, ये हो गया अपनी पृथ्वी। ठीक है, इस पर 3 सेल चलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उष्णकटिबंध कहाँ से कहाँ तक होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला भाग। ठीक है, ये हो गया उपध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, और ये हो गया पोलर रीजन। ठीक है, यहाँ पर जो चलती है वो पछुआ व्यापारिक पवनें हैं। ठीक है, इस दिशा में चलती है। ठीक है, यहाँ पर जो चलती है वो पछुआ पवनें हैं। और यहाँ पर जो चलती है वो ध्रुवीय पवनें हैं। ठीक है, ऐसे ही चलती है ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय की। ठीक है, तो पृथ्वी पर 3 जो ट्राइसेल्युलर जो भी है पवन संचरण, ठीक है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय में ये जो सेल है उस सेल को बोलते हैं हेडले सेल। क्या बोलते हैं, हेडले सेल या हेडले कोष्ठ। इसे बोलते हैं फेरल सेल। ठीक है, और इसे बोलते हैं पोलर सेल। ठीक है, तो पूछा गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पवन संचरण का कौन सा कोष्ठ होता है, तो कौन सा होता है, हेडले कोष्ठ होता है। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। NLR क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य
पतन दर। ठीक है, 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जब संघनन जमाव बिंदु के नीचे चला जाता है तो वर्षण का कौन सा प्रकार बनता है। ठीक है, जमाव बिंदु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब संघनन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है तो उस समय कौन सी चीज़ बनती है, वर्षण का कौन सा प्रकार बनता है। तो ओस 0 डिग्री से ऊपर जब संघनन होता है तब बनता है कोहरा। कोहरा भी एक वाटर फॉर्म में है, वर्षा भी एक वाटर फॉर्म में, लेकिन जो तुषार है, तुषार ये टाइनी टाइनी आइस क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग पाला कहते हो। ठीक है, और जब ये संघनन कब होता है, ये जब होता है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान नीचे चला जाता है और उस तापमान पर संघनन की क्रिया संपन्न होती है, तब टाइनी आइस क्रिस्टल्स में कौन बनता है, पाला बनता है, और ये फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। तो 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत AW का मतलब होता है, ए का मतलब होता है आर्द्र, ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें दे रखा है आप लोगों को कि उष्ण कटिबंधीय स्टेपी, स्टेपी आ गया मतलब डब्ल्यू का तो कोई काम ही नहीं है, और स्टेपी का मतलब BS हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय के लिए CS यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सवाना तुल्य, तो AW जो यूज होगा वो सवाना तुल्य के लिए होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। इसके अलावा उष्ण, आर्द्र या अति आर्द्र के लिए हम कह सकते हैं AF यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन SO2 सल्फर ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखिएगा, 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, महाद्वीप से, ये महाद्वीप है, इससे महासागर की ओर उच्चावचों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले मग्न तट, फिर मग्न ढाल, ठीक है, फिर महासागरीय मैदान, और फिर गर्त। कई कई जगहों पर ये गर्त आप लोगों को पहले मिल जाएगा, जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकरा रही है वहाँ पर पहले गर्त बनता है टकरा करके। ये जैसे ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई और ये महासागरीय प्लेट हो गई। महासागरीय प्लेट क्या होगी, नीचे दब जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पतली होती है, ठीक है, भारी होती है, ठीक है, और ये हल्की होती है तो ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि ये मोटी भी होती है, ठीक है। तो ऐसे अगर दब गया, ठीक है, चीज़ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बीच में गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो महासागर गर्त पहले बन जाते हैं और महासागरीय मैदान बाद में बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आप लोगों के सामने, दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, ये गर्त हो गए, ये दो लगातार गर्त हो गए, और ये दो लगातार शिखर हो गए, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये दूरी क्या कहलाती है, ठीक है, तो ये दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 36 था, 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पेरू की महासागरीय धारा कौन से भाग में चलती है। तो पेरू की महासागरीय धारा आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये पेरू हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38 है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी की बात हो रही है तो लॉजी से एक चीज़ याद रखना, मैंने आप लोगों को बताई थी, लोकल। ठीक है, लोकल का मतलब लॉजी का लो और हैकल का कल आ गया, तो किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट दिया था, हॉटस्पॉट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हॉटस्पॉट जो है। ठीक है, इसके अलावा एजिटेंस ने दिया था इकोसिस्टम, याद रखिएगा। और ईपीओडम इकोलॉजी ऑफ जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने इकोलॉजी का, वो दिया था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द की बात हो रही है, वो किसने दिया था? हैकल। 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, बोरियल प्रकार के वन किस प्रकार की जलवायु में मिलते हैं? तो बोरियल का नाम आते ही आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, किस प्रकार की जलवायु की बात हो रही है? शीत प्रकार की जलवायु की बात हो रही है। ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण कितने वर्ष में होता है? तो ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण आप लोगों को याद रखना है 2000 वर्ष में होता है। ठीक है, CO2 का जो पुनर्चक्रण होता है वो 300 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है? 300 वर्षों में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 40वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप लोगों के सामने, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के क्या कहते हैं? ठीक है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता जो अधिक होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी अधिक होती है, ज़्यादा होती है, उन स्थानों को बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने दिया था ये वर्ड हॉटस्पॉट। ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट जारी करता है? ठीक है, इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती है उनके बारे में रेड डेटा लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो उस संस्था का नाम है IUCN। कौन सी संस्था है? IUCN, इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन ऑफ नेचर। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ यूनियन ऑफ नेचर। ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 ये है, ओडिशा की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है? ठीक है, एक बार आप लोग मैप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कि ओडिशा की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो ओडिशा की जो सीमा है वो तेलंगाना राज्य से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है? तेलंगाना से नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि बीच में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा ओडिशा से नहीं लगती है। ठीक है, तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, करेवा के लिए प्रसिद्ध हिमालय कौन सा है? तो करेवा कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पर मिलता है? जम्मू कश्मीर में। तो करेवा के लिए प्रसिद्ध हिमालय भी कौन सा होगा? कश्मीर हिमालय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारतीय मरुस्थल कौन से काल में समुद्र का हिस्सा था? ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल जिसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल राजस्थान की सबसे नवीनतम भू आकृति है। ठीक है, और ये कौन से काल में समुद्र का हिस्सा था? मतलब तेथिस महासागर का हिस्सा कौन से काल में था? तो वो था मेसोजोइक काल में। कौन से काल में? मेसोजोइक काल में था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसमें लिखा हुआ माउंट कोयोब, कौन सा है? माउंट कोयोब। माउंट कोयोब पर्वत चोटी कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो माउंट कोयोब जो मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मिलेगा। ठीक है, याद रखना 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है कौन सा प्रतिरूप निर्मित होता है? ठीक है, ये कोई पर्वत हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता पर्वत, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ से निकलकर नदियाँ सभी दिशाओं में चलती है। ठीक है, तो इस प्रतिरूप को कौन सा प्रतिरूप कहेंगे? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसे बोलेंगे रेडियल पैटर्न या अरीय प्रतिरूप कहेंगे। कौन सा प्रतिरूप कहेंगे? रेडियल पैटर्न कहेंगे, अरीय प्रतिरूप कहेंगे। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक पठार से निकलती है नदियां, नर्मदा, सोन। ठीक है, ये एक अरीय पैटर्न का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा हो गया? 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सोन नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, ये गंगा की सहायक नदी है। लेकिन जो दामोदर नदी है मेरे दोस्तों, वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से नमामि गंगे कार्यक्रम का स्तंभ या हिस्सा कौन सा नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो गंगा ग्राम, वनीकरण, जन जागरूकता, ये नमामि गंगे कार्यक्रम का हिस्सा है। जबकि मरुस्थलीकरण ये नमामि गंगे प्रोग्राम का कोई हिस्सा नहीं है। तो 49 में जो राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ये नहीं आप लोगों को याद ध्यान में रखना है, क्योंकि ये नहीं आप लोगों का क्वेश्चन गलत करवा सकता है। ठीक है, तो कौन सा कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो हिमालय पर्वत, जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोक करके जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांशीय विस्तार, जिस अक्षांश पर स्थित है उस अक्षांश पर भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांश में आता है। ठीक है, भारत का 23.5 डिग्री अक्षांश तक उष्णकटिबंधीय अक्षांश है, उससे ऊपर उपोष्णकटिबंधीय अक्षांश में आता है। ठीक है, तो ये भी निर्धारित करता है। देशांतरीय विस्तार, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है मेरे दोस्तों। और समुद्र तट से दूरी भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तटों के पास जो वातावरण है, जो तापमान है, वहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी नमी धारण किए हुई होती है, वहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत कम मिलता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम महाद्वीप के अंदर जाएंगे, भारत के अंदर स्थल की ओर जाएंगे, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर, ये समुद्र से दूरी भी एक कारक प्रभावित करने वाला हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है देशांतरीय विस्तार, वो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की क्लास। कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। किसकी क्लासेस चल रही हैं? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस चल रही हैं, याद रखिएगा हिंदी में हैं, भूगोल की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो भी आप लोगों के लिए ये क्लास बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।